आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे 2 मई का। और ये जो भी कंटेंट है माइंड मैपिंग फॉर्म में होने वाला और ये सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक एससी रेलवे सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ, पहले तो आपको नेशनल, फिर अपॉइंटमेंट, फिर जो है स्पोर्ट्स के न्यूज़ कवर करेंगे। और आज का थोड़ा करंट अफेयर्स कम रहने वाला है बिकॉज थोड़ा काम था इसकी वजह से, और बाकी जो भी रह गया करंट अफेयर्स हम उसको कल वाले करंट अफेयर्स पीडीएफ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले करंट अफेयर्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स आ रहा है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर गाइडलाइन के तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इशू किया है डिटेल गाइडलाइन फॉर स्टैब्लिशिंग बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जिसको बीआरसी बोला जा रहा है। अब ये बीआरसी क्या करेगा? ये बीआरसी जो है प्रमोट करेगा केमिकल फ्री एंड नेचुरल फार्मिंग को, और ये की जाएगी अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत। अब जो भी ये पूरा न्यूज है, इसको समझने पहले हमें बीआरसी समझना पड़ेगा, बीआरसी होता क्या है, तभी जो है आपको पूरा का पूरा न्यूज समझ आएगा। तो थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हैं तो आपको समझ आएगा बीआरसी होता है क्या। तो बीआरसी जो है एक तरह से क्लस्टर लेवल हब होने वाला है, जिसके अंदर बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन होने वाली है। तो नेचुरल फार्मिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का जो है हब बनने वाला है। अब बायो फर्टिलाइजर में क्या रहता है उसको समझते हैं। नॉर्मल अगर अभी के टाइम पे देखें, अभी जो फार्मर यूज करते हैं, जो नॉर्मल फार्मिंग यूज करते हैं, उसमें जो भी फर्टिलाइजर होता है केमिकल बेस बनाया जाता है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत जो भी फर्टिलाइजर बनाया जाएगा, इसके अंतर्गत जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जैसे कि राइबोजियम यूज किया जाता है। ठीक है, मैं ऐसे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपको कि बायो फर्टिलाइजर क्या यूज किया जाता है। राइबोजियम जो है इसको यूज किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, इसको यूज करके जो है बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है। तो ऐसा ही कुछ क्लस्टर हब बनने वाला है। दूसरा जो है बायो पेस्टिसाइड्स बनाया जाएगा। अब बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करें तो पेस्टिसाइड्स क्यों यूज किया जाता है कि कीड़े मकोड़े जो है वो भाग जाए। और ये जो बायो पेस्टिसाइड्स बनने वाला है, इसके अंतर्गत जो भी इंसेक्ट यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली केमिकल यूज करके जो है पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है इंसेक्ट को यूज किया जाएगा जो हार्मफुल रहेगा दूसरे इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो वैसे इंसेक्ट को कलेक्ट करके जो है एक तरह से क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसको बोला जाता है बायो पेस्टिसाइड्स। और इसके अंतर्गत जो बीआरसी है, इसके अंतर्गत नॉलेज और ट्रेनिंग भी दी जाएगी कैसे जो है नेचुरल फार्मिंग हो सकती है। उसके साथ हेल्प भी करेगा फार्मर्स को, कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं नेचुरल इनपुट को इफेक्टिवली। तो ये पूरा का पूरा काम है बीआरसी का। अब क्या क्या गाइडलाइन है उसके ऊपर हम पूरा का पूरा डिटेल कवर करते हैं। तो पहला जो गाइडलाइन बताया जाए है कि एंटरप्रेन्योर एलिजिबिलिटी, मतलब अगर कोई फार्मर या तो कोई बंदा, अगर इंडिविजुअल या तो कोई ग्रुप अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, क्या प्रैक्टिस करना चाहता है? बीआरसी प्रैक्टिस करना चाहता है या बीआरसी बनाना चाहता है अपना जो भी फार्म है या आसपास की जगह, तो वो बना सकता है। ठीक है, तो अपना खुद का बीआरसी रन कर सकता है। तो उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। ठीक है, तो कोई बंदा अगर बनाना चाहे तो उसमें बोला गया कि ओनली इंडिविजुअल और ग्रुप प्रैक्टिसिंग और रेडी टू एडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग कैन रन बीआरसी। जो एडॉप्ट करना चाह रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, वही जो है बीआरसी रन कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है नए गाइडलाइन के अंतर्गत। अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, तो उस केस में जो स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल है, ये क्या रहता है? ये एक तरह से स्टेट से बनाया हुआ जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगा, ऐसा एक सेल बनाया जाता है। ठीक है, तो हर स्टेट में अलग अलग रहता है। तो जो स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल है, ये नॉमिनेट करेगा कोई भी एक फार्मर को कि वो स्टार्ट करे बीआरसी फ्रॉम नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल से। तो ये आपको याद रखना है कि पहले चीज क्या याद रखनी है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल हो या तो ग्रुप हो, अगर वो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब जाके वो बीआरसी बना सकते हैं। ठीक है, और बीआरसी के अंदर क्या करेंगे? वो क्लस्टर बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं, क्लस्टर बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, या ऑर्गेनिक फॉर्मूला जो कंपोज रहता है, वर्मी कंपोज रहता है, वो सब भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेचुरल फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि आप नेचुरल फार्मिंग में निकल तो गए हो, लेकिन उसके लिए आपके पास सामान नहीं है, आपके पास जो है फर्टिलाइजर नहीं है, आपके पास पेस्टिसाइड नहीं है, तो फिर आप क्या ही करोगे नेचुरल फार्मिंग करके भी। तो इसी के लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया कि बीआरसी जो है वो बनेंगे, और ये एक तरह से जो एंटरप्रेन्योर जो अगर बीआरसी की तरह रन करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं टेलर्ड बायो इनपुट। तो इसके अंतर्गत जो भी सॉइल है उसको मैच किया जाएगा, जो लोकल सॉइल है उसको मैच किया जाएगा, उसके साथ जो क्रॉप पैटर्न है उसको मैच किया जाएगा, इवन जो फार्मर की नीड है उसको जो है मैच करते हुए ही जो है बायो इनपुट बनाया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है दूसरे पॉइंट का। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो अफोर्डेबल फर्स्ट। अब इंडिया में जो फार्मर्स हैं, इंडिया मोस्टली जो अफोर्डेबल ढूंढ रहे होते हैं हर कोई कि हमें अफोर्डेबल सामान मिल जाए, और इवन जो फार्मर्स है वो थोड़े
बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन भी रहते हैं, तो गरीब रहते हैं मोस्टली, मेरा ये कहना है, तो उनको जो है सामान अफोर्डेबल मिल पाएंगे, तभी जो है वो यूज़ कर पाएंगे और तभी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्रमोट होंगे। तो इसी के लिए बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ द इनपुट जो भी ये BRCs के अंतर्गत जो भी बनाया जाएगा उसका पैसा जो है लो रखना पड़ेगा, रिमेन लो, स्पेशली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टर से कम लैंड होती है, ठीक है, 1 हेक्टर से कम लैंड होती है तो उनको बोला जाता है मार्जिनल फार्मर्स, और स्मॉल फार्मर्स उनको बोला जाता है जिनका 1 से 2 हेक्टर जो है जमीन होती है, ठीक है। तो इनको देखते हुए ही बोला गया है कि कॉस्ट जो है कम से कम रखना है जो भी ये बायोपेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है उनका, ठीक है। इसके साथ ही बोला जा रहा है कि रॉ मटेरियल भी दी जाएंगी, तो सेंटर मस्ट हैव रिलायबल एक्सेस, तो सेंटर के पास एक रिलायबल एक्सेस होगा कि वो लाइफ स्टॉक, मैच्योर और जो प्लांट बायोमास है यहाँ तो जो है एक्सेस कर पाएंगे। और 5वां पॉइंट आपको मिलेगा प्रॉफिट मॉडल। फॉर प्रॉफिट मॉडल जो भी BRCs है वो रन कर सकते हैं खुद का रूरल एंटरप्राइज, और ये लोकल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि BRCs क्या करेंगे। BRCs जो है जो बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड्स है, ऐसा जो भी एंटरप्राइज ये सब काम करना चाहता है वो कर सकते हैं और उसके ऊपर से पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारे बनाने में कॉस्ट बहुत कम लगता है ये सब बनाने में, लेकिन जब इसको बेचा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये एंटरप्राइज के लिए भी हेल्प करेगा। इवन बोला गया कि जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं इनके लिए कॉस्ट लो रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। बाकी के लिए रखो जितना हाई रखना है रखो, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनके लिए पैसे कम रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करें, नॉर्मल जो वर्मी कंपोस्ट, ऐसे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा ये चीज़। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करें तो वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत महंगा मिलता है, 300 रुपये 400 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर खाद अगर ढूंढने जाओगे, अगर आप नॉर्मल ढूंढने जाओगे तो 60-70 रुपये में जो है नॉर्मल आपको मिल जाता है, बट जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, जो ऑर्गेनिक होता है मोस्टली, ठीक है। ऑर्गेनिक सामान तो ऐसे महंगी होता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी रूरल एंटरप्राइज है अगर वो BRC रन करना चाहे तो। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, इसको जो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लॉन्च किया, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 25 नवंबर 2024 में, 25 नवंबर 2024 में जो है लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। और इसके बारे में अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो है, या तो निर्मला सीतारमण जो ताई है हमारी, उन्होंने जो है बजट 2024-25 में जो है इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसका मतलब क्या, कुछ न तो कुछ भागीदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी और कुछ न कुछ भागीदारी किसकी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है। तो सेंटर स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम है, इसे आपको ध्यान देनी है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि इसका गोल रहने वाला है कि रिड्यूस करें केमिकल का यूज कम से कम हो और प्रमोट करें हम सस्टेनेबल और लो कॉस्ट फार्मिंग को। अभी की बारे में बात करें तो अभी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत महंगा पड़ता है, इनिशियली बहुत महंगा पड़ता है, बाद में फिर सस्ता पड़ जाता है। इनिशियली 2 साल महंगा पड़ता है, उसका सस्ता पड़ जाता है। बट अगर बात करें, अगर हम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के ऊपर चले तो इसका यही प्लान है कि जो इनिशियली भी कॉस्ट लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, या ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो भी कॉस्ट लगता है वो कम से कम रहो। तो जो बजट रखी गई है वो भी आपको याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इसकी बजट आपको मिलेगी 2481 करोड़ रुपीस, और ये जो है 2025-26 मतलब इस साल के लिए दिया गया, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करेगी 1584 करोड़ रुपीस, और जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो 897 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करने वाली है। और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 15,000 क्लस्टर्स, 1 करोड़ फार्मर्स और 7.5 लाख हेक्टर्स को कवरेज करने वाला है अंडर दिस स्कीम। क्या क्या ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, 15,000 क्लस्टर्स, 1 करोड़ फार्मर्स और 7.5 लाख हेक्टर्स जो है कवरेज रहने वाला है अंडर दिस मिशन। ये चीज़ें आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे जाएंगे, ऐसे नहीं कि बोला कि भाई हम जो एंटरप्राइज है उनको बोला अब चलो BRCs बना लो खुद से। अब वो BRCs बनाएंगे कहाँ से, BRCs बनाने के लिए तो पैसे तो चाहिए होंगे, तो उसके लिए जो है बोला गया गवर्नमेंट ने कि हम जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। कितने का, 1 लाख रुपए पर BRCs करके जो है पैसे भी दिए जाएंगे, और इसको 2 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे, मतलब 50,000 रुपये पहली बार में, और फिर अच्छा काम हुआ तो वापस से 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी पैसे दिए जाएंगे इसके अंतर्गत जो भी इनपुट विल बी रिमेन अफोर्डेबल फॉर द फार्मर्स। तो ये दिए जाएंगे कि जो भी पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट है BRCs में वो इसलिए किए जा रहे हैं कि जो भी ये पेस्टिसाइड बनने वाला है या फर्टिलाइजर बनने वाला है बायोकली, तो वो जो है हेल्पफुल रहेगा फार्मर्स को कि वो अफोर्डेबल जो है सामान खरीद पाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते, एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो भी चीज़ है वो अलाइंड है 10,000 जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, ठीक है। तो 10,000 जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अलाइंड है। उसके साथ ही जो नेशनल मिशन ऑन
एड्यूबल ऑयल सीड है उसके साथ भी अलाइंड है। तो ये दो चीज़ भी आपको पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरा करंट अफेयर्स हो गया। मैं होप करता हूँ जो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें मेन तो यही है मोटिव की जो एंटरप्राइज है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दी जाए और जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी सामान लगती है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए फॉर मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बताइए। तो गाजियाबाद नगर निगम जो कि गाजियाबाद जो जगह है वहाँ की जो है ये एक तरह से बीएमसी या तो जो दिल्ली में जो मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती है वैसे कुछ है, ठीक है। तो ये जो गाजियाबाद नगर निगम जो उत्तर प्रदेश में है, इन्होंने अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत इन्होंने राइज किया है 1.15 करोड़ रुपए, ठीक है। 1500 नहीं, सॉरी 150 करोड़ रुपए, ठीक है। 150 करोड़ रुपए जो है राइज किए हैं और ये किया गया है थ्रू इंडिया फर्स्ट सर्टिफाई ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के अंतर्गत, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है रिलीज किया गया है बाय गाजियाबाद नगर निगम या तो गाजियाबाद ने, और इसके लिए जो है टोटल बोला गया है 150 करोड़ रुपए राइज करने वाले हैं इससे, ठीक है। 150 करोड़ रुपए राइज करने वाले हैं। अभी राइज करके करेंगे क्या, ये राइज करके जो है फंडिंग जमा करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 40 मिलियन लीटर पर डे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो गाजियाबाद में जो इंदिरापुरम है वहां पे बनने वाला है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। टोटल जो है बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में जो है टोटल खर्चा 320 करोड़ रुपए होंगे, उसमें से 150 करोड़ रुपए जो है वो उठाए जाएंगे ये जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है उसके द्वारा, ठीक है। और इसको जो ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ये तो प्लांट बनने वाला है, ये पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनने वाला है, मतलब क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में के अंतर्गत बनने वाला है, जिसके अंतर्गत जो 40% है वो तो गाजियाबाद नगर निगम देगा और बाकी जो 60% है वो प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोवाइड करने वाला है। इसके बारे में अभी तो नहीं, वैसे बहुत टाइम हो गया। जो सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश है कौन है, योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने 2022 में जो है इसके बारे में बताया था, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये बॉन्ड, इसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करते हैं। तो अब ऐसा है कि ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बॉन्ड के बारे में पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे जो है आप या तो मैं जो रिटेल इन्वेस्टर है हम भी इसको खरीद सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो जो भी बंदा ये बॉन्ड खरीदेगा उसको जो है 8.1% पर एनम के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा और ये जो है लिस्टेड रहेगा बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड प्लेटफॉर्म, जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो है लिस्ट रहने वाला है। और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है इस बॉन्ड में, ठीक है। तो अब इस बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। जो म्यूनिसिपल बॉन्ड रहता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो म्यूनिसिपल बॉन्ड रहता है इसको दो तरह से जारी किया जा सकता है। पहला तरीका कि जो प्राइमरी मार्केट के थ्रू किया जा सकता है, दूसरा तरीका जो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू किया जा सकता है। प्राइमरी मार्केट के थ्रू जो है इसको मतलब नॉर्मली इसको रिलीज किया जाता है पब्लिक के पास और उसके बाद पब्लिक जो है उसको खरीद सकती है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके पास जो है डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, तभी जो है वो खरीद सकती है, ठीक है। और इसको कहाँ से खरीद पाएंगी, इसको खरीद पाएंगे जो ऑथराइज फर्म्स हैं या तो बैंक्स हैं उनके द्वारा। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत ये जो है जाता है बीएससी या तो एनएससी मतलब जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे लिस्ट होता है। वहाँ पे होने के बाद इसको एज अ ट्रेडिंग या तो ट्रेडर के तौर पे बाय और सेल भी किया जा सकता है। और जैसे जो प्राइमरी वाला था वहाँ पे आपके पास आ गया बॉन्ड, उसके बाद आपको सेल करने में बहुत मेहनत लग जाती है, ठीक है। सेल कर सकते हो लेकिन वो ऑफलाइन बेस पे होता है। लेकिन अब बात करें अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया तो उसके बाद आपका बाइंग और सेलिंग, अगर आपको कोई बॉन्ड सेल भी करना पड़ेगा तो आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाइंग और सेलिंग जो है आराम से हो जाता है थ्रू द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और इसके अंतर्गत बीएससी या एनएससी कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीएससी में डाला हुआ है, ठीक है। तो बीएससी में डाला हुआ है तो इसकी वजह से जो भी नॉर्मल जो पर्सन है जैसे रिटेल इन्वेस्टर है आप या तो मैं, हम जो है बीएससी के वेबसाइट में जाके हमें बॉन्ड अगर खरीदना रहेगा, अब 150 करोड़ रुपए को जो है फर्दर डिवाइड किया होगा डिफरेंट शेयर्स में, तो हम डिफरेंट जो है लेवल पे जितनी हमारी मान सकते हो औकात है उसके बेसिस पे हम जो है उसको खरीद सकते हैं। जितना जो हम इन्वेस्ट करना चाहे उसके हिसाब से हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्या होता है ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड एक तरह से फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है बाय द सिटी और लोकल बॉडीज और इसके अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है वो सारे प्रोजेक्ट को जो है फाइनेंस करने का काम करता है, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट है उसको जो है फाइनेंस करने का काम करता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो एक तरह का सर्टिफाई ग्रीन बॉन्ड होता है जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही करेंगे।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नेशनल अफेयर्स खत्म हो गया और इसके अंदर कुछ इतना था नहीं, आपको सिर्फ जो वैल्यू है याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कौन से जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया, इंडिया का पहला कौन से, गाजियाबाद कौन सा था मैं खुद ही भूल गया, गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको पहले तो आपको ये 3 अपॉइंटमेंट दिख रहे होंगे, तो 3 अपॉइंटमेंट जो भी है ये सारे के सारे लिंक्ड है, क्योंकि ये तीनों के तीनों अपॉइंटमेंट जो है एक ही दिन में किए गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े तो पहला तो आपको मिलेगा एयर मार्शल नरमेधवेश्वर तिवारी, जो कि अभी अपॉइंट किए गए हैं 49 वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इनको अपॉइंट किया गया है। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे एयर मार्शल सुरजीत धाकर को, इस आपको ध्यान देना, ठीक है। किसको रिप्लेस करेंगे, एयर मार्शल सुरजीत धाकर को जो है ये रिप्लेस करने वाले हैं। दूसरा जो अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको एयर मार्शल आशुतोष डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक सही कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया एज अ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और ये जो है रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल जोशन मैथुई को, ठीक है। और तीसरा जो है आपको मिलेगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, ये जो है GOC बनाए गए हैं। GOC का मतलब हो गया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, इंडियन आर्मी का जो नॉर्थन कमांड है यहाँ पे इनको बनाया गया है। और ये जो है रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार को, ठीक है। तो MV कुमार को जो है ये रिप्लेस करने वाले हैं। तो अगर बात करें कि ये GOC जो भी बनते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ये कौन बनते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल, मोस्टली जो लेफ्टिनेंट जनरल या उसके ऊपर के जो पोजीशन जो संभालते हैं वही जो है इसको संभालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएं, तो इसमें आपको मिलेगा कि जो एयर मार्शल तिवारी थे ये पहले AOC की तरह काम कर रहे थे। AOC मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एयरफोर्स की तरफ से है तो एयर ऑफिसर, और आर्मी की तरफ से हो तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहता है। तो ये पहले जो थे वो साउथर्न कमांड एयर कमांड संभाल रहे थे, और अब जो है इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और जो आशुतोष थे उनको जो है पहले वो AOC मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज में है इसको संभाल रहे थे, और अब इनको जो है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का बना दिया गया। और तीसरे जो पर्सन है आपको याद, इनका नाम याद है प्रतीक शर्मा, जो कि उधमपुर जो जम्मू एंड कश्मीर में कमांड हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का उसको संभाल रहे थे, और अब जो है GOC की तरह जो है इंडियन आर्मी का नॉर्थन कमांड पूरा का पूरा संभालने वाले हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बढ़े तो ये आ रहा है PM ऑफ त्रिनाडेड एंड टोबैगो, कुछ अजीब सा नाम है। ये एक छोटी सी कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो इसको इधर के जो है नए PM बने हैं कमला। अब देखिए नाम कमला ऐसा लग रहा है कि इंडियन ओरिजिन नाम है ना, तो हाँ डेफिनेटली ये जो है इंडियन ओरिजिन है, और ये लॉयर और एक तरह से पॉलिटिशियन भी है बहुत टाइम से। और इन्होंने रिप्लेस किया है रिचर्ड यंग को, ठीक है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है रिचर्ड यंग को। इनके पार्टी के बारे में बात करें तो ये यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस और फिर कोलिशन ऑफ इंटरेस्ट इनके साथ पार्टनर करके 5 साल का जो है सेकेंड टर्म ऑफ PM बन चुके हैं। और इनके बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये पहले वुमेन थी जिन्होंने सर्व किया था एज अ PM, और ये 6th PM है अब तक। 2010 से लेकर 2015 तक जो है ऑलरेडी बनी हुई थी, और अब जो है इन्होंने 6th जो है PM हासिल कर लिया। और ये फर्स्ट एंड ओनली फीमेल PM भी है त्रिनिडेड और फिर जो टोबैगो हैं इनके, ठीक है। उसका एक और चीज़ ध्यान देनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था 2012 में। और ये भी याद रख लेना, एग्जामिनर का भरोसा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, बट मुश्किल है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 24th PM ऑफ कनाडा बनाए गए हैं मार्क कैर्नी को। तो इनको जो है 24th PM ऑफ कनाडा के बनाए गए हैं, और इन्होंने पेरी जो थे कंजर्वेटिव पार्टी इनको रिप्लेस किया। और ये जो मार्क कैनरी है ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, ठीक है। तो और इन्होंने रिप्लेस कर दिया कंजर्वेटिव पार्टी को। तो 2 तरह के पार्टीज हैं, तो उनमें से जो है लिबरल पार्टी जीत है, जो कि 4th कंसेक्यूटिव टाइम में जो है इन्होंने जीता है, ठीक है। और बाकी तो आपको मैंने बताई दिया किसको इन्होंने डिफीट किया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़ता है। यार स्पोर्ट्स का न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज राजस्थान रॉयल के बारे में आपको पता होगा कि अब 14 साल का बच्चा जो है खेल रहा है क्रिकेट, और सबके मुँह पर जो है तमाशा मार के बैठा है। ये पहले बचपन में आपने देखा था कि देखो यार ये बचपन में देखा होगा कि
देखो शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा कर रहा है, शर्मा जी का बेटा उतना अच्छा कर रहा है, अपनी ये सारी चीज़ें जरूर सुनी होगी, शर्मा जी का बेटा टॉप मार रहा है। बट अभी क्या बोला जाएगा, सूर्यवंशी जी का बेटा जो है 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा बोला जाएगा बच्चों को। क्योंकि राजस्थान रॉयल के जो ये वैभव सूर्यवंशी है जो सिर्फ 14 साल के है, ये जो है यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 50 स्कोर किया है। ठीक है, 50 स्कोर किया है, ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं इन दी आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल में जो है 50 स्कोर करने वाले पहले युवक बन चुके हैं। और इन्होंने जो 50 रन बनाए हैं, ये चीज़ ध्यान देनी है कि इन्होंने जो 50 रन बनाए हैं ये सिर्फ 17 बॉल में ही बनाए हैं। और अभी ये गुजरात टाइटंस के साथ मैच हो रहा था, वहाँ पे ये चीज़ की गई है। ठीक है, और बात करते हैं मैच जो है राजस्थान में जो है अभी हो रहा था। इससे पहले किसके रिकॉर्ड था, इससे पहले जो रियान पराग थे उनके पास रिकॉर्ड था 17 साल और 175 डेज में। और उसके बाद जो है संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं उनके पास जो है 18 ईयर मतलब 18 साल 169 डेज का जो है इनके पास रिकॉर्ड था। और अब जो है इन्होंने 14 साल में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही जो है कुछ और एग्जाम के की पॉइंट जो आपको ध्यान देना, एग्जाम के पॉइंट है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट क्या क्या है इनका। पहली बात, ये तो यंगेस्ट T20 बन चुके हैं कि यंगेस्ट T20 खेलने वाले, जो कि 14 साल और 32 डेज में इन्होंने खेला है। और इन्होंने ब्रोक कर दिया है मनीष पांडे 2009 का रिकॉर्ड। ठीक है, तो सब 2009 में इन्होंने 100 मारे थे 19 साल 253 डेज में। और अब जो है इन्होंने 100 मार दिए हैं, सेंचुरी मार दिया सिर्फ 14 साल और 32 डेज में। उसके बाद बात करेंगे फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन, इनको ही जो है दिया गया है। ठीक है, सिर्फ 35 बॉल में जो है इन्होंने 100 रन बना दिया था। 50 रन बना दिए थे 17 बॉल पे, उसके बाद 100 रन बना दिए 35 बॉल पे, बहुत बड़ी बात है। तो इनको जो है इसकी वजह से फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी से भी नवाजा गया। और इन्होंने इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में यूसुफ पठान के पास अब तक ये टाइटल था जिन्होंने 35 बॉल में बनाया था 2010 में। और सबसे ज़्यादा के बारे में बात करें तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो है क्रिस गेल ने जो है 30 बॉल में 2013 में जो है 100 रन मारे थे। ठीक है, तो ये जो है सेकंड पर्सन बन चुके हैं वैभव और क्रिस गेल के बाद, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसके साथ ही जो है ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट बन चुके हैं आईपीएल सेंचुरी में, क्योंकि इनका जो स्ट्राइक रेट देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, 265.79 का जो आपको स्ट्राइक रेट मिलने वाला है। और अच्छी बात तो ये है कि ये स्ट्राइक रेट जो बनाई गई है इन्होंने बिना भागे बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने जो है टोटल 11 सिक्सेस और 4 जो है 7 जो है 4 मारे हैं। तो मान सकते हो कि बाउंड्री से इन्होंने 94 रन बना दिए 101 रन में। तो 101 रन में सिर्फ इन्होंने कितने भागा है, इन्होंने मुश्किल से 7 रन भागा है और बाकी सारा का सारा जो है इन्होंने बाउंड्री मार की जो है रन बनाए। ठीक है, और बात करें कि 94% जो है हाईएस्ट एवर बाउंड्री है, हाईएस्ट एवर जो है आईपीएल हिस्ट्री में जो है ऐसा किसी ने किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो है काम किया इन्होंने। और डेफिनेटली यार 14 ईयर ओल्ड में यार बच्चा क्या ही करता है, 14 ईयर में बताओ कौन सी क्लास में रहता है बच्चा। 14 ईयर की एज में बच्चा जो है 8th क्लास या 9th क्लास में मैक्स रहता है। तो 8th वालों को तो समझ ही नहीं आता कर क्या रहे हैं भाई ज़िंदगी में, हम आए क्यों ज़िंदगी में। और देखो भाई ये 14 साल में क्या क्या कर रहा है यार, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कुछ 1-2 साल में इंडिया की टीम में भी दिख जाएगा आपको, 16 साल की एज तक। ठीक है, दिख सकता है यार, अच्छा प्लेयर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ क्रिकेट जो कुवैत में है, इन्होंने पार्टनर किया है एशियन गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो जापान में है। दोनों ने मिलकर बोला है हम जो है क्रिकेट और मिक्स मार्शल आर्ट को जो है एशियन गेम 2026 में जो है लाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में अभी जो अप्रैल 2025 में इसके ऊपर एक मीटिंग हो रही थी, 48 मीटिंग बोर्ड मीटिंग, वहाँ पे जो है ये डिसाइड किया गया है। अगर क्रिकेट के बारे में बात करें तो क्रिकेट जो है 4 अप्रैल है, ये चौथी बार जो है एशियन गेम में आ रहा है। इससे पहले 2010, 2014 और 2022 में आया था। और ये जो भी क्रिकेट का गेम है ये T20 फॉर्मेट में होगा, इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में होगा। और अगर बात करें कि जो एशियन गेम क्रिकेट तो ला रहा है, इसके साथ जो ओलंपिक है जो लॉस एंजलिस में होने वाला है, वहाँ पे भी जो है 128 ईयर्स के बाद जो है क्रिकेट आने वाला है। तो उसी को जो है अलाइंड में जो है एशियन गेम में भी जो है क्रिकेट लाया जा रहा है। दूसरा आपको याद रखना है कि मिक्स मार्शल आर्ट भी लाया जा रहा है, और ये जो मिक्स मार्शल आर्ट है ये पहली बार जो है एशियन गेम में लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 6 मेडल होंगे और इसको जो है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो जो मिक्स मार्शल आर्ट होता है इसके अंतर्गत जुजुत्सु, उसके साथ खुरस ये भी रहता है। अब मुझे जुजुत्सु तो पता है, पता नहीं ये कौन सा स्पोर्ट्स है, इसके बारे में देखना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बताना, बट मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं क्या रहता है। ये मिक्स मार्शल आर्ट तो पता ही है, मिक्स मार्शल आर्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जो भी चीज़ें हैं करंट अफेयर से वो हमने ख़त्म कर दिया।
आज का, ठीक है। 2 मई का करंट अफेयर्स खत्म हो गया। थोड़ा करंट अफेयर्स कम था डेफिनेटली, और कम रहने का कारण ये है थोड़ा बिजी था उसकी वजह से। जो भी करंट अफेयर्स रह गया हम उसको कल वाले करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। कल वाले पीडीएफ में कवर कर लेते हैं। तो अगर बात करें इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हम टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज और वीकली क्विज भी लगाते रहते हैं, तो आपको वो सब भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देते हैं सरकारी चैनल। अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।